प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक है हमारा समास। तो आइए शुरू करते हैं। बच्चों, स्क्रीन पे आपको कुछ चित्र दिख रहे होंगे। ये इंद्रधनुष है और ये दूसरा चित्र षटकोण है। तो ये जो शब्द हैं इंद्रधनुष और षटकोण, अगर हम इनका अर्थ निकालें तो क्या हो जाएगा? इंद्र का धनुष। इंद्रधनुष मतलब इंद्र का धनुष। षटकोण का मतलब 6 कोनों का समूह। तो बच्चों, इंद्र का धनुष, 6 कोनों का समूह बोलने में कुछ बड़ा बड़ा लग रहा है। इसको हम वन वर्ड में भी तो बोल सकते हैं, यानी इंद्रधनुष और षटकोण। तो ये जो शब्दों को छोटा करने की जो प्रक्रिया होती है, इसी को हम समास कहते हैं। आ गया समझ में? आइए परिभाषा देखते हैं। समास शब्द सम जमा आस से बना है, जिसका मतलब होता है अच्छी तरीके से पास पास बैठाना। सम मतलब अच्छी तरीके से, आस मतलब बैठाना। शब्दों को अच्छी तरीके से पास पास बैठाना, यानी 2 या 2 से अधिक पदों के साथ नए पद की निर्माण प्रक्रिया को ही समास कहते हैं। जैसे इंद्रधनुष, जिसका उदाहरण हमने अभी बताया था आपको। इसमें 2 पद हैं, इंद्र और धनुष। तो इन दोनों को मिलाकर के हमने एक नया शब्द बनाया, इंद्रधनुष। ये जो प्रोसेस होता है, इसी को समास कहा जाता है। समास के भेद। बच्चों, समास 6 प्रकार के होते हैं। तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास और बहुब्रीहि समास। आइए अब इनके विषय में एक एक करके विस्तार पूर्वक समझते हैं। आइए जानते हैं समस्त पद क्या होता है। बच्चों, समास के नियमों से बना शब्द समस्त पद कहलाता है। इसे सामासिक शब्द भी कहते हैं। इसमें 2 शब्द होते हैं, यानी 2 पद होते हैं। पहला जो शब्द होता है उसको पूर्व पद कहा जाता है, और जो दूसरा शब्द होता है उसको उत्तर पद कहा जाता है। जैसे गंगा जल। अब देखिए, इसमें 2 शब्द हैं, यानी पहला शब्द है गंगा और दूसरा शब्द है जल। तो पहला शब्द क्या कहलाएगा? पूर्व पद, और दूसरा शब्द उत्तर पद कहलाएगा। तत्पुरुष समास। बच्चों, जिस समास में द्वितीय पद यानी जो उत्तर पद होता है वो प्रधान हो तथा दोनों पदों के मध्य कारक विभक्ति का लोप हो, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। यानी जब हम इनका अर्थ निकालते हैं तो उसमें कारक के जो चिन्ह होते हैं, कारक विभक्ति चिन्ह, वो छुपे हुए होते हैं। तो इसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। आइए एक उदाहरण के थ्रू समझते हैं। बच्चों, तत्पुरुष समास में कर्म से लेकर के अधिकरण तक की जितने भी विभक्ति चिन्ह होते हैं, उन सभी का लोप होता है। जैसे गंगा जल। अब इसका अर्थ निकालते हैं, क्या हो जाएगा? गंगा का जल। तो का शब्द क्या बता रहा है? गंगा और जल का संबंध बता रहा है। का, की, के, रारी, रे, ये संबंध के चिन्ह होते हैं। तो इसलिए यहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा? संबंध तत्पुरुष समास। दूसरा है रेखांकित। अब रेखांकित का मतलब क्या होता है? अंडरलाइन, यानी रेखा के द्वारा अंकित। तो के द्वारा यानी क्रिया को करने का जो साधन होता है, क्या होता है? करण तत्पुरुष। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? करण तत्पुरुष समास। चर्मकार। चर्मकार का मतलब क्या होता है? जो चमड़े का कार करे। कार मतलब कार्य करे। जो चमड़े का काम करे वो चर्मकार कहलाता है। तो यहाँ पर कौन सा विभक्ति चिन्ह आ रहा है? इसमें का, की, के, यानी संबंध तत्पुरुष। चर्म और कार्य का संबंध बता रहा है। तो यहाँ पर चर्मकार शब्द में संबंध तत्पुरुष हो जाएगा। द्विगु समास। वह समास जिसमें पूर्व पद संख्यावाचक, यानी जो पहला पद होता है वो संख्यावाचक विशेषण हो, और उत्तर पद संज्ञा हो, यानी जो दूसरा पद होता है वो संज्ञा शब्द हो, तथा समस्त पद यानी जो पूरा शब्द बनता है वो एक समूह का बोध कराता है, उसे द्विगु समास कहते हैं। आइए
उदाहरण के थ्रू समझते हैं। चौराहा। चौराहा का मतलब क्या होता है? चार राहों का समूह। तो देखिए चौराहा में दो शब्द हैं, चौ और राहा। तो क्या हो जाएगा? चार राहों का समूह। पहला पद क्या है? संख्यावाची, और दूसरा पद एक संज्ञा शब्द है। त्रिकोण, पहला शब्द त्रि और दूसरा शब्द कोण, मिलकर के बना त्रिकोण। त्रिकोण का मतलब क्या होता है? तीन कोनों का समूह। तो जो पूरा शब्द है वो एक समूह का बोध करवा रहा है। तिरंगा, पहला शब्द ती मतलब तीन, रंगा मतलब रंग, यानी तीन रंगों का समूह। त्रिफला, त्रि मतलब तीन, फला मतलब फल, यानी तीन फलों का समूह। यहाँ पर कौन सा समास? द्विगु समास होगा। आइए अब द्वंद्व समास के बारे में जानते हैं। देखिए द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, अर्थात दोनों पद जो है वो मेन होते हैं, मुख्य होते हैं, और उन दोनों पदों को मिलाते समय और या अथवा यानी जो योजक चिन्ह होते हैं वो लुप्त हो जाते हैं। योजक शब्दों का लोप हो जाता है और उनके स्थान पर कुछ इस तरीके का डैश यानी योजक चिन्ह लग जाता है, वो द्वंद्व समास कहलाता है। उदाहरण देखते हैं। देश विदेश, पहला शब्द क्या है? देश, और दूसरा है विदेश, और इसके बीच में देखिए ये योजक चिन्ह लगा हुआ है, इसका मतलब देश और विदेश। रात दिन, रात दिन का मतलब रात और दिन, और को हटा दिया और यहाँ पर योजक चिन्ह लगा दिया। भला बुरा, भला और बुरा। छोटा बड़ा, छोटा और बड़ा, यानी सब में और है और इसकी जगह और के स्थान पर योजक चिन्ह लगा दिया है। एक सिंपल सी पहचान ये भी है कि जिस भी शब्द में योजक चिन्ह लगा हो और दोनों पद मेन हो तो वो आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। आइए दूसरा समास देखते हैं। कर्मधारय के विषय में पढ़ते हैं। जिस समास में पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है एवं उपमान और उपमेय का संबंध होता है, उन्हें कर्मधारय समास कहा जाता है। यानी पहला पद आपका विशेषण होगा, विशेषण वो होते हैं जो किसी भी शब्द की विशेषता बताते हैं, और दूसरा पद उसका विशेष्य, विशेष्य मतलब जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य होता है। अब उपमान और उपमेय क्या होता है आइए जानते हैं। जब दो वस्तुओं के बीच में कोई तुलना की जाती है, कोई कंपैरिजन किया जाता है, तो उसमें जिससे तुलना की जाती है उसे उपमान कहा जाता है, और जिस शब्द की तुलना की जाती है उसे उपमेय कहा जाता है। जैसे चंद्रमुख, तो चंद्रमुख में किसकी तुलना की जा रही है? मुख की तुलना की जा रही है चंद्र से, है ना। तो यहाँ पर मुख क्या हो जाएगा? उपमेय हो जाएगा, और चंद्रमा, चंद्रमा से तुलना की जा रही है तो चंद्रमा उसका उपमान हो जाएगा। आइए उदाहरण देखते हैं। सूरजमुख, सूरज के समान मुख। आपको बस ये ध्यान रखना है एक विशेषण होना चाहिए और दूसरा विशेष्य या फिर उपमेय उपमान। तो यहाँ देखिए सूरज और मुख क्या है? उपमेय और उपमान, यानी कि सूरज के समान मुख। महारत्न, महान है जो रत्न। प्रधानाध्यापक, प्रधान है जो अध्यापक। जब इसका मीनिंग निकालेंगे तो क्या निकलेगा? प्रधान है जो अध्यापक, विशेषण विशेष्य। महाराज, यानी महान है जो राजा, उसे महान कहेंगे। तो इन सभी शब्दों में कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास। शॉर्ट ट्रिक, सिर्फ आपको ये याद रखना है, पहला पद विशेषण और दूसरा उसका विशेष्य या फिर उपमेय और उपमान। आइए अब अव्ययी भाव समास को पढ़ते हैं। जहाँ पर पूर्व पद प्रधान हो, यानी पूर्व पहला पद जो होता है वो मेन होना चाहिए, मुख्य होना चाहिए, या उपसर्ग हो, यानी पहला पद मुख्य हो या फिर उपसर्ग हो,
और जो पूरा पद होता है वो एक अव्यय का बोध कराए। अव्यय वो शब्द होते हैं जिनके लिंग और वचन बदलते नहीं हैं, और उपसर्ग वो होते हैं जो किसी भी शब्द के आगे लग करके उनका अर्थ बदल देते हैं। यानी छोटे छोटे शब्दांश होते हैं और वो किसी भी शब्द के आगे लग गए तो उनका अर्थ बदल गया। आइए उदाहरण देखते हैं। निडर, निडर का मतलब क्या हो जाएगा? डर से रहित। अब देखिए इसमें नी शब्द किसी भी शब्द के आगे लगा है, यानी डर शब्द के आगे नी लगा है तो बन गया निडर। तो यहाँ पर नी उपसर्ग हो जाएगा। तो कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास। इसी तरीके से यथा रुचि, यथा रुचि मतलब रुचि के अनुसार। तो पूरा शब्द क्या है? एक अव्यय शब्द है। आजन्म, जन्म तक, आ उपसर्ग है और जन्म एक शब्द है, तो पूरा जो शब्द बना वह एक अव्यय का बोध करा रहा है, आजन्म शब्द, तो इसलिए ये अव्ययी समास होगा, अव्ययी भाव समास होगा। अकारण, बिना कारण के। आइए बहुब्रीहि समास की परिभाषा समझते हैं। बच्चों, जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, यानी दो पद तो होते ही हैं, ये तो आपको पता ही है, दोनों में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता, यानी मेन नहीं होता है, बल्कि दोनों पद मिलकर किसी अन्य पद की ओर संकेत करते हैं। यानी दोनों पद मिलकर के कोई एक नया शब्द, अलग शब्द बनाते हैं, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। आइए उदाहरण के थ्रू समझते हैं। पहला उदाहरण है चतुर्भुज। अब चतुर्भुज जब हम नाम सोचते हैं तो हमारे मन में विष्णु जी का ही ध्यान आता है, क्योंकि हर किसी के तो चार भुजाएं होती नहीं हैं। यानी इसका अर्थ क्या निकलेगा? चार हैं भुजाएं जिनकी, अर्थात विष्णु। तो एक अन्य अर्थ निकल के आ रहा है विष्णु जी का। त्रिलोचन, अब जब त्रिलोचन हम बोलते हैं यानी तीन आँखों वाला, तीन आँखें किनकी होती हैं? शिव जी की। तो त्रिलोचन शब्द जैसे ही हम बोलते हैं हमारे मन में शिव जी का ध्यान आता है। तो एक तीसरा अर्थ निकल के आ रहा है शिव जी। दशानन, दशानन बोलने पे हम दश और आनन इन दोनों का कोई मतलब नहीं है, बल्कि तीसरा अर्थ निकल के आ रहा है रावण। तो इसलिए इन तीनों शब्दों में बहुब्रीहि समास होगा। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।